दादी कानों की मशीन ठीक से लगाते लगी। कौन है ये लड़की? मेरी टीचर हैं दादी, इनका नाम तानिया भारद्वाज है। इन्होंने मुझे 12वीं क्लास में इंग्लिश पढ़ाई थी। अच्छा, घूमने आई है क्या? ऐसा ही समझ लो, कुछ नौकरी मिल गई तो यहीं बस जाएंगी मनाली में। तानिया ने उन्हें पाँव छूकर प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, शादी हो गई तुम्हारी? जी हो चुकी है, मेरे पति। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, दादी बोल पड़ी, ओ बड़ा दुख हुआ सुनकर कि तुम्हारे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। तानिया चुप थी, उसने दादी की बात नहीं काटी। सच ही तो कह रही थी दादी। वैसे भी रजत अब उसकी दुनिया में कहाँ था। दादी की देखभाल के लिए एक लड़की रखी हुई थी जो उनके साथ ही सोती थी। दादी से मिलवाने के बाद सम्राट उसे उसके कमरे में ले गया। माफ़ कीजिएगा मैम, दादी की बातों का बुरा मत मानिएगा। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बेझिझक जगा सकती हैं। एक कमरा छोड़कर मेरा कमरा है। शुक्रिया सम्राट। सम्राट के जाने के बाद तानिया फिर से अपने अतीत में खो गई थी। तानिया दिल्ली छोड़कर मनाली आ तो गई थी, लेकिन रजत उससे छूट नहीं रहा था। अतीत की यादें उसे गाए बगाए परेशान करती रहती थी। हालांकि डर की कोई वजह नहीं थी, फिर भी मन में एक अनजाना सा डर लगा रहता था। कहीं रजत उसकी तलाश में मनाली आ गया और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ दिल्ली वापस ले गया तो उसका क्या होगा। खैर, उसने सोच रखा था अगर ऐसा कुछ हुआ तो आत्महत्या कर लेगी, लेकिन उसके साथ वापस नहीं जाएगी, क्योंकि एक बार वो वापस चली गई तो रजत उसकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर बना देगा। तानिया सुबह जल्दी उठ गई थी और अपने कमरे की बालकनी में बैठकर पहाड़ों को देख रही थी। उसे पहाड़ और सर्दियाँ जितनी पसंद थी, रजत को उतनी ही नापसंद। शादी के बाद वो हनीमून के लिए हिमाचल आना चाहती थी, लेकिन रजत उसे गोवा ले गया था। गोवा भी अच्छी जगह है, लेकिन जो सुकून पहाड़ों में आकर मिलता है वो और कहीं नहीं मिल सकता। पिछले 3 सालों में रजत को देखने और उसकी बातों को सुनने के सिवा उसने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी उसका दिल उन्हीं यादों में उलझ कर रह जाता था। कुछ ही देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। खोलकर देखा तो सम्राट खड़ा था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नाश्ता 8 बजे तक बन जाता है। अगर मुझे उठने में देर हो जाए तो आप रसोई में जाकर आभा दीदी को बोल देना, आपको नाश्ता दे देंगी। बाकी दोपहर के खाने का समय 1 बजे का है और रात का 8 बजे का। चलिए नाश्ता करने चलते हैं। आभा नाश्ते में चाय के साथ आलू के पराठे ले आई थी। तानिया डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, तभी सम्राट भी दादी को लेकर बाहर आ गया। उन्हें देखते ही तानिया ने उनके पांव छूकर नमस्ते की। रात को नींद तो ठीक से आई थी ना तानिया? जी दादी, ठीक से आई थी। सभी चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। तभी दादी तानिया से कहने लगी, चिंता मत करो तानिया, जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। एक बार नौकरी मिल गई तो फिर तुम घर किराए पर ले लेना और अपने बच्चों को भी उनके नाना नानी के पास से जाकर ले आना। तानिया खाते खाते एकदम रुक सी गई थी। उसने धीरे से कहा, मेरे बच्चे नहीं है, मुझे जैसे ही नौकरी मिलेगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। दादी। सम्राट को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी अपनी दादी के व्यवहार पर। तानिया ने आधा पराठा भी मुश्किल से खाया था। दादी की बात सुनकर उसकी भूख मर गई थी। वो चुपचाप नीचे देखते हुए चाय पी रही थी। दादी दलिया खाकर अपने कमरे में चली गई। उनके जाते ही तानिया ऊपर अपने कमरे में चली गई और सम्राट दादी के कमरे में। दादी, ये क्या तरीका है मेहमान से बात करने का? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है? अब शादीशुदा औरत से बच्चों के बारे में पूछना भी पाप हो गया क्या? एक तरीका होता है पूछने का। वो इस घर में बसने नहीं आई हैं, कुछ दिनों के लिए रहने आई हैं। यह तो जाहिर सी बात है कि नौकरी मिलने पर वो चली ही जाएंगी। इसमें सलाह देने की क्या ज़रूरत थी? होम स्टे में सारे कमरे फुल थे, इसलिए मैंने उसे घर में रहने के लिए कहा। वो मुफ्त में नहीं रहने वाली हैं, बाकायदा किराया देंगी कमरे का। अब यह बात तूने पहले बता दी होती तो मैं सवाल न करती। खैर उसे छोड़, जिस काम के लिए दिल्ली गया था वो हुआ कि नहीं? तेरे माँ बाप ने जिस लड़की को देखने के लिए बुलाया था वो पसंद आई या नहीं? अभी मैंने उस बारे में सोचा नहीं है। एक बार में बात करके किसी के स्वभाव के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। वो लड़की अभी ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर जाने वाली है 2 महीने के लिए। जब दिल्ली वापस आ जाएगी तो यहाँ मिलने के लिए आएगी। कुछ वक्त साथ बिताने के बाद फैसला लेंगे कि शादी करनी भी है या नहीं। 10 लड़कियाँ देखेगा तो 10 के साथ वक्त बिताएगा क्या? वक्त बिताने के चक्कर में कहीं बूढ़ा ना हो जाए। हमारे ज़माने में तो बिना देखे ही एक दूसरे के साथ रिश्ता पक्का हो जाता था और उम्र भर निभता भी था। आजकल के लड़के लड़कियों की तरह नहीं कि आज शादी हुई और कल तलाक हो गया। दादी, मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी काम है। सम्राट ऊपर तानिया से मिलने चला गया था
और दादी पीछे से बड़बड़ाने में लगी हुई थी। इसके माँ बाप दिल्ली जाकर क्या बच गए, अपने संस्कार को ही भूल गया है। इनका मॉडर्नपना कहीं इनको एक दिन ले न डूबे। तानिया अपने कमरे में आंखें बंद करके बैठी हुई थी और सोच रही थी। अभी तो सवालों की शुरुआत है। इन सवालों का सामना तो उसे ज़िंदगी के हर मोड़ पर करना पड़ेगा और जवाब में झूठ बोलना पड़ेगा। अपनी शादी का सच किस किस को बताती फिरेगी। वो विधवा है, यही झूठ अब उसकी सच्चाई बनकर उसके साथ रहेगा। सम्राट के खांसने की आवाज़ उसे उसकी सोच से बाहर ले आई थी। मैम, आप ज़रा बाहर आएंगी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तानिया शॉल में खुद को समेटते हुए बाहर आ गई। सम्राट उसे एक कमरे में ले गया जो किताबों से भरा हुआ था। कमरे के बीच में एक कॉफ़ी टेबल था और साथ में 2 कुर्सियां लगी हुई थी और कोने में एक वर्किंग स्पेस था जहां लैपटॉप और कुछ पेपर्स रखे हुए थे। ये मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है मैम, मैं अपना ज़्यादातर समय यहीं बिताता हूँ। आप कभी भी यहाँ आकर किताबें पढ़ सकती हैं। जो भी बात करनी हो आपको वो आप यहाँ आकर मुझसे कर सकती हैं। ये मेरा नंबर है, आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। तानिया ने कालीन की तरफ देखते हुए कहा, मुझसे गलती से मोबाइल बस में ही छूट गया। तो ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तुम्हारे घर पहुँचने के बाद ही पता चला। तब तो आपके घर वाले आपकी चिंता कर रहे होंगे। आप मेरे मोबाइल से फ़ोन करके उन्हें अपनी खैरियत की खबर दे दीजिए। मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। सम्राट ने हैरानी से पूछा, क्या आपके माता पिता का भी आपके पति की तरह स्वर्गवास हो गया है? नहीं, वो लोग सही सलामत हैं। उनकी नज़र में मैं मर चुकी हूँ। इतने सवाल मत पूछो सम्राट कि मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाए। इतनी देर से तानिया ने एक बार भी सम्राट की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि सम्राट उन आंसुओं को देखे। तानिया की हालत देख सम्राट के दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था जिसे वो बयान नहीं कर सकता था। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और तानिया की ओर बढ़ा दिया और एक्सक्यूज़ मी कहकर बाहर चला गया। 5 मिनट बाद सम्राट लाइब्रेरी में आया तो तानिया सामान्य हो चुकी थी। सम्राट, मुझे मनाली के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो नौकरी ढूंढने में? एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, बुरा मत मानिएगा। साल के बीच में यहाँ स्कूल में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। 1 महीने बाद बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। बर्फ़बारी और त्योहारों के कारण बच्चों की छुट्टियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, इसलिए नौकरी का मिलना तो संभव नहीं है। लेकिन जब तक आपको स्कूल में नौकरी नहीं मिल जाती तब तक आप मेरे होम स्टे में काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया असिस्टेंट का और बुकिंग्स लेने का। मतलब आपको मेरे होम स्टे को सोशल मीडिया पर हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं वहाँ पर उन्हें प्रमोट करना होगा, अपने ब्लॉग्स और इंस्टाग्राम फेसबुक रील्स के ज़रिए, और बुकिंग का काम देखना होगा। सैलरी में आपको 10,000 से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, बाकी यहाँ रहना और खाना पीना फ्री। बोलिए मंजूर है? तानिया सोच में पड़ गई थी। आप चिंता मत करिए, कल मैं आपके साथ जाकर यहाँ के आसपास के स्कूलों में आपका बायोडाटा देने चलूँगा। लेकिन जब तक कहीं और आपको नौकरी नहीं मिल जाती तब तक के लिए यह ऑफ़र बुरा नहीं है। तुम्हारा ऑफ़र मुझे मंजूर है, लेकिन यह काम मैंने पहले कभी नहीं किया है तो तुम्हें मुझे पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, कल स्कूल में देने के लिए आपके पास आपका बायोडाटा है क्या? तानिया ने मुँह बनाते हुए कहा, नहीं, बायोडाटा के साथ तो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट सब कुछ चाहिए होगा ना। ऐसा करते हैं, अभी रुक जाते हैं। जब अगले महीने तुम मुझे तनख्वाह दोगे तो मैं अपने लिए नया फ़ोन खरीद लूँगी और फिर उसके बाद बैंक अकाउंट खोल लूँगी। बायोडाटा और ईमेल आईडी भी तभी बना लेंगे। ठीक है मैम, कल से आपकी नौकरी शुरू। जितना आराम करना है आज कर लीजिए, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। 1 मिनट सम्राट, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। शुक्रिया के अलावा कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। सम्राट तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया और तानिया मन ही मन सोच रही थी कि ज़िंदगी में उम्मीद शायद अभी भी बाकी है। सम्राट होम स्टे गया था वहाँ का कामकाज देखने। वैसे तो फ़ोन पर सब अपडेट मिल रही थी, लेकिन एक बार खुद से वहाँ जाना भी ज़रूरी था। कुछ घंटे स्टाफ से बात करके रिकॉर्ड्स देखने के बाद वो वहाँ से निकलकर न्यू मनाली चला गया था। होम स्टे के काम से उसे घर आने में देर हो गई थी। दादी खाना खाकर सो चुकी थी और तानिया डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, अपने विचारों में गुम। उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ देखकर सम्राट थोड़ा हैरान हो गया। मुझे लगा आप सो चुकी होंगी। खाना खा लिया आपने? हाँ, खाना तो दादी के साथ ही खा लिया था। नींद नहीं आ रही थी और कुछ ऊपर अकेले जाने में डर सा महसूस हो रहा था, इसलिए नीचे बैठी हुई थी। ओह, अगर आपको ऊपर जाने में रात को अकेले डर लगता है तो छोटू को अपने साथ ले जाइएगा, उसकी बातें आपका सारा डर ख़त्म कर देंगी।
उसने छोटू को आवाज़ लगाई। जी भैया, तानिया दीदी टीचर है इंग्लिश की, कल से वो रोज़ तुम्हें 1 घंटा इंग्लिश पढ़ा देंगी। ये बात तो दीदी पहले ही कह चुकी हैं, बस आपकी आज्ञा का इंतज़ार हो रहा था। पढ़ने के नाम पर मुँह क्यों बना लेते हो छोटू? स्कूल में भी पढ़े हैं और घर में भी, भला ये क्या बात हुई? उसकी बात सुनकर सम्राट और तानिया दोनों ही मुस्कुराए। कुछ ही मिनटों में आभा दीदी खाना गर्म करके ले आई थी। सम्राट के खाना खाने के बाद दोनों एक साथ ही ऊपर चले गए। तानिया अपने कमरे में जा ही रही थी कि सम्राट ने उसे रोकते हुए कहा, सॉरी, आपसे बिना पूछे छोटू को आपसे पढ़ने के लिए कह दिया। दरअसल मुझे घर आने में कई बार देर हो जाती है, ऐसे में ऊपर अकेले बैठने से बेहतर है कि आप छोटू के साथ बैठ जाएं। इस तरह वो पढ़ भी लेगा और आपका समय भी बीत जाएगा। छोटू की ट्यूशन फीस मैं आपको तनख्वाह के साथ ही दे दूंगा। तुम्हारे आने से पहले मैं उसे पढ़ाने की बात उससे कर चुकी थी। ट्यूशन फीस देने की बात कहकर इतना छोटा मत महसूस करवाओ मुझे। माना इस वक्त मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि छोटू को पढ़ाने के लिए तुमसे पैसे लूँ। तुम्हारा रुमाल धोकर लाइब्रेरी में रख दिया है। इससे पहले वो तानिया की बात का जवाब देता, वो गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चली गई। सम्राट आज थोड़ा परेशान था। कल जब वो तानिया से मिला था तो उसकी मांग में सिंदूर था, और बाद में जब दादी ने उससे उसके पति के ना होने की बात कही तो उसने उससे इनकार नहीं किया। सुबह भी ऐसा ही हुआ था। जब उसने उसके पति के स्वर्गवासी होने की बात कही थी तब भी उसने उसकी बात को नकारा नहीं था। वो झूठ बोल रही थी कि उसका फ़ोन बस में छूट गया है, क्योंकि उसने बस में एक बार भी उसके हाथ में फ़ोन देखा ही नहीं था। बड़ी अजीब बात है, खुद के माता पिता ने उसे मरा हुआ मान लिया है। उसके पास एक ईमेल आईडी तक नहीं है और ना ही बैंक अकाउंट, बायोडाटा तो दूर की बात है। कपड़े भी छोटे से बैग में भरकर लाई है। पता नहीं उसके पास अपना आधार कार्ड भी है या नहीं। आधार कार्ड के बिना नया सिम कैसे मिलेगा? बात थोड़ी नहीं, बहुत गंभीर है। उसका मन कह रहा था कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मदद करने के चक्कर में वो फंस जाए। उसने मोबाइल ऑन किया और तानिया के बारे में गूगल करने लगा। काफ़ी ढूंढने के बाद फेसबुक पर तानिया भारद्वाज के नाम से तो नहीं, तानिया रजत कुमार के नाम से एक प्रोफाइल दिखी, जिसमें लड़की की शक्ल तानिया भारद्वाज से बिल्कुल मिल रही थी। एक रोमांटिक सी फ़ोटो थी तानिया के अपने पति के साथ, जिसमें कैप्शन लिखा हुआ था, हैप्पी टू बी योर वाइफ, लव यू रजत। शायद शादी के एकदम बाद की फ़ोटो थी। वो पोस्ट 3 साल पुरानी थी और उसके बाद कोई पोस्ट नहीं थी। सम्राट का मन चाह रहा था कि वो अभी जाकर तानिया से उसकी सच्चाई पूछ ले, लेकिन फिर वो ये सोचकर रुक गया कि इस घर में पूछना ठीक नहीं है। उसने सुबह का इंतज़ार करना बेहतर समझा और सो गया। सम्राट रात देर से सोया था, इसलिए देर से सुबह उसकी नींद खुली थी। नहा धोकर नीचे गया तो हॉल भी खाली था। दादी बाहर बगीचे में धूप सेंक रही थी, लेकिन तानिया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसने रसोई में जाकर आभा दीदी से उसके बारे में पता किया तो पता चला वो छोटू के साथ पास वाले जंगल में घूमने गई है। उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि वो उसे बिना बताए छोटू के साथ घूमने चली गई। वैसे ही कल रात से वो तानिया के बारे में सोच सोचकर परेशान था। उसने दीदी से नाश्ता मांगा और चुपचाप बैठकर खाने लगा। नाश्ता करने के बाद वो लाइब्रेरी में चला गया। कुछ देर बैठकर खिड़की से बाहर देखता रहा। फिर उसने मोबाइल खोला और तानिया रजत की फ़ोटो जूम करके देखने लगा। फिर गुस्से से फ़ोन बंद किया और उठकर जंगल की तरफ निकल गया। दिल में जितना भी गुस्सा था, तानिया को छोटू के साथ खेलते हुए देखकर काफूर हो गया था। किसी छोटी बच्ची की तरह छोटू के पीछे भाग रही थी उसे पकड़ने के लिए। कुछ ही पलों में परिपक्व सी लगने वाली तानिया एक 16 साल की अल्लड़ लड़की की तरह प्रतीत हो रही थी। भागने से उसका चेहरा लाल हो गया था। खुश बेफिक्र सी नजर आ रही थी। तानिया थक कर बैठ गई थी। मैं हार गई छोटू, तुम जीत गए। मैं तुम्हारे जितना तेज नहीं भाग सकती। अब जल्दी से यहाँ वापिस आ जाओ। छोटू तेजी से भागकर उसके पास आ गया। दोनों बातें कर रहे थे और हंस भी रहे थे। हंसते हुए तानिया के गालों पर पड़ने वाले डिम्पल्स और भी गहरे हो गए थे। सम्राट की नज़र तानिया के चेहरे पर अटक गई। तभी छोटू ने उसे आवाज़ लगाई, वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो भैया, इधर आओ ना। सम्राट को सामने खड़ा देख तानिया थोड़ी सी झेंप गई। मैं छोटू को तानिया दीदी के साथ मस्ती करते हुए देख रहा था। आज स्कूल नहीं गए छोटू? भैया आज इतवार है, छुट्टी है, भूल गए क्या? अरे मैं तो सच में भूल गया था। अच्छा अब तुम घर जाओ, जाकर अपनी मम्मी की मदद करो। जी भैया। रुको छोटू, मैं भी साथ चलती हूँ। छोटू तुम जाओ, मुझे दीदी से ज़रूरी बात करनी है। छोटू चला गया। सम्राट तानिया की तरफ देख रहा था और तानिया ने नज़रें नीचे गड़ाई हुई थी। आगे से आपका जंगल आने का मन हो तो मुझे बताकर आइएगा। आपको घर में ना देखकर कुछ पल के लिए मैं घबरा गया था।
आप जब तक मेरे घर में हैं मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आभा दीदी को बताया था। आप आभा दीदी की मेहमान नहीं हैं, मेरी हैं। ठीक है सम्राट, आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। कुछ बातें हैं जो मुझे कल से परेशान कर रही हैं। मुझे उनका जवाब चाहिए। आपके पति जिंदा हैं या उनका स्वर्गवास हो चुका है? तानिया अभी भी ज़मीन की तरफ ही देख रही थी। एक बार भी उसने सम्राट की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। उसने धीरे से कहा, वो जिंदा हैं। सम्राट ने गुस्से से कहा, अगर वो जिंदा हैं तो आपने ये क्यों कहा दादी के सामने कि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं? आपने ये भी झूठ कहा कि आपका फ़ोन बस में छूट गया है। आप यहाँ नौकरी की तलाश में आई हैं, वो भी खाली हाथ, एक छोटा सा बैग लेकर। ये चक्कर क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी बात है वो मुझे सच सच बताइए। मैंने आप पर भरोसा करके आपको अपने घर में रहने की जगह दी है, इसलिए मुझे सच्चाई जानने का पूरा हक है। तानिया को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे सम्राट को अपनी बात समझाए। वो किसी के साथ अपना अतीत बांटना नहीं चाहती थी, लेकिन सम्राट की बात भी सही थी। तानिया ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को आंखों में समेटते हुए कहा, मैं दिल्ली छोड़कर नई दिल्ली से भाग कर आई हूँ। हमारा रिश्ता काफ़ी ख़राब हालातों से गुजर रहा था और उस शादी से भागने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इस वजह से आपको दिल्ली छोड़कर भागने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। आप तलाक लेकर उससे अलग भी तो हो सकती थी और अपने मायके जाकर रह सकती थी। मैंने प्रेम विवाह किया था रजत के साथ, इस वजह से मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ सारे संबंध तोड़ लिए। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तानिया ने उसे रोते हुए अपनी शादी का सारा सच बता दिया। सम्राट का तो खून ही खोल उठा था यह सुनकर कि वो तानिया पर हाथ उठाता था, उसे घर में कैद करके रखता था। अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ इतना दुर्व्यवहार कौन करता है? बड़ा ही राक्षस किस्म का आदमी है ये रजत। तो आपको शादी से पहले नहीं पता था कि वो इतना घटिया आदमी है? पता होता तो करती क्या? तानिया को रोता हुआ देख सम्राट बहुत भावुक हो गया था। उसने अब तक की ज़िंदगी में इस तरह का कुछ देखा ही नहीं था। उसे लगता था यह सब पुराने ज़माने में होता होगा। आजकल के समय में कौन अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है? पर तानिया के अतीत ने उसे स्तब्ध कर दिया था। उसे यूं फफक फफक कर रोता हुआ देख एक बारगी को उसका मन हुआ कि पास जाकर उसे संभाल ले, लेकिन फिर रुक गया। सम्राट ने जेब से निकालकर रुमाल उसकी तरफ बढ़ा दिया। काफ़ी देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। फिर तानिया ने कहा, एक गुजारिश है तुमसे। जी कहिए। मैं नहीं चाहती रजत का सच किसी के सामने आए। मैं शांति से अपनी ज़िंदगी यहाँ जीना चाहती हूँ। रजत अब मेरी दुनिया में नहीं है। मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका है और अब यही मेरी ज़िंदगी का सच है। तुम पर भरोसा करके मैंने अपना अतीत तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है। इस भरोसे को टूटने मत देना। अगर गलती से भी रजत को मेरे यहाँ होने के बारे में पता चल गया तो वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाएगा और मेरा जीना मुश्किल कर देगा। 3 साल लग गए मुझे यह कदम उठाने में। मेरी कोशिश बेकार मत जाने देना। सम्राट, अगर किस्मत मुझे फिर से रजत की तरफ खींच कर ले गई तो मेरे पास जीने के लिए कोई वजह नहीं बचेगी। मैं अब पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती। आपकी किस्मत अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ लिखी हुई हैं। रजत से डरना और उसकी वजह से रोना छोड़ दीजिए। यकीन मानिए भगवान आपको इतनी खुशियाँ देगा कि आप समेटते समेटते थक जाएंगी। निराश मत होइए तानिया, ज़िंदगी अभी बाकी है। मैं आपको तानिया कहकर बुला सकता हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तानिया ने सिर हिलाकर अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी। सम्राट अपने कमरे में लेटे हुए तानिया के अतीत के बारे में सोच रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतने भयानक अतीत से गुजरी होगी। कितनी खुश लग रही थी तानिया फ़ोटो में रजत के साथ। रजत भी देखने में काफ़ी मासूम सा लग रहा था फ़ोटो में। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना मासूम सा दिखने वाला आदमी इतना ख़तरनाक होगा। ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी उसने तानिया की। रजत के बारे में सोचते ही उसका खून खोलने लगता था और मन ही मन वो उसे 2-4 गालियाँ भी दे देता। ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके बेस्ट फ्रेंड रोहन का फ़ोन आ गया। हाय सम्राट, कैसा है? बढ़िया। और सुना क्या चल रहा है? जिस लड़की को देखने आया था क्या हुआ उसका? पसंद आई कि नहीं? उस लड़की का नाम मोनिका है, देखने में अच्छी है, बातचीत में भी ठीक है। फ़िलहाल ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर गई हुई है। जब दिल्ली वापस आएगी तो मनाली आएगी। देखते हैं तब क्या होता है। फ़िलहाल कुछ सोचा नहीं है उसके बारे में। फ़ोन पर बात करना शुरू किया कि नहीं रोहन छोड़ ना उसको, फ़िलहाल उसके साथ कोई सीन नहीं है। अच्छा, तुझे अपनी इंग्लिश टीचर याद है तानिया भारद्वाज, जिसने हमें 12वीं क्लास में इंग्लिश पढ़ाई थी? थोड़ा सोचते हुए, उन्हें कौन भूल सकता है। टीचर्स से लेकर बच्चे तक उनके पीछे पागल थे। याद नहीं है? शर्मा और चौधरी सर। वैसे तो सड़ा हुआ मुंह बनाकर घूमते थे
और उसके सामने आते ही उनके होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट फैल जाती थी। वैसे पसंद तो वो तुझे भी थी। खैर, तुझे उनकी याद कैसे आ गई आज? वो मनाली आई हुई हैं और मेरे ही होम स्टे में ठहरी हुई हैं। वाह, तेरी तो किस्मत खुल गई। अकेली आई है अपने पति और बच्चों के साथ? अकेले? उनके पति का देहांत हो चुका है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। उन्होंने तुझे पहचान लिया था क्या? नहीं, मैंने उन्हें पहचाना था। स्कूल की जब फ़ोटो दिखाई तब जाकर उन्हें याद आया। उनकी बात करके तूने स्कूल की यादें ताज़ा कर दी। याद है तुझे हम कितना छेड़ते थे उनके नाम से? सब याद है। वो समय ही अलग था और उम्र भी। काश मैं भी मलानी में होता तो उनसे मिल पाता। वो देखने में जितनी सुंदर थी, टीचर उससे भी बहुत बढ़िया थी। बड़ा ही दुख हुआ उनके पति के बारे में सुनकर। चल मैं रखता हूँ, मम्मी बुला रही हैं। रोहन के फ़ोन रखते ही सम्राट स्कूल की यादों में खो गया। उसे आज भी वो दिन याद था जब पहली बार वो क्लास में आई थी और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर तानिया भारद्वाज। पूरी क्लास के चेहरे पर उन्हें देखकर मुस्कुराहट फैल गई थी। उन्होंने हल्के नीले रंग की कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। इंग्लिश पढ़ाने के बाद से हर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया था। बात सिर्फ सुंदरता की नहीं थी, उनके पढ़ाने का ढंग भी सबसे अलग था। कोई भी कहानी पढ़ाती थी तो पूरी भावनाओं के साथ पढ़ाती थी। जब वो बोलती थी तो उन्हें सुनने का मन करता था। सबकी तरह उसे भी वो पसंद थी, लेकिन औरों के मुकाबले वो उन्हें ज़्यादा पसंद थी। वो उसका क्रश थी। रोहन अक्सर उसे उनका नाम लेकर छेड़ता था और वो गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराने लगता था। जब भी कोई रोमांटिक गाना सुनता था उसकी आंखों के सामने तानिया का चेहरा आ जाता था। अब कितनी बदल गई हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं। बात भी जितनी ज़रूरत हो उतनी ही करती हैं। कोई इतनी प्यारी लड़की पर हाथ कैसे उठा सकता है? रजत से ज़्यादा नीच इंसान इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। एक हंसती खेलती लड़की की ज़िंदगी तबाह करके रख दी। वो तानिया के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मोनिका का फ़ोन आ गया। उसका अचानक से फ़ोन देखकर सम्राट बड़बड़ाने लगा। ये क्यों फ़ोन कर रही है अचानक से? ना चाहते हुए भी उसने फ़ोन उठा लिया। हाय सम्राट, कैसे हो? हाय मोनिका, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सोई नहीं अभी तक? बढ़िया। नहीं, वैसे तुम भी तो नहीं सोए अभी तक। मैं तो ज़रूरी काम कर रहा था फ़िलहाल। तुम्हारे ना सोने की क्या वजह? तुम मतलब? कुछ नहीं, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था। मेरी मम्मी को उनकी इच्छा है कि हमारी शादी हो जाए। मोनिका, ज़िंदगी हमें साथ गुजारनी है, उन्हें नहीं। हमारी माएँ एक दूसरे को जानती हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। मैं शादी का फ़ैसला इतनी जल्दी नहीं लेना चाहता। तुम 2 महीने बाद मनाली आने वाली हो ना घूमने के लिए? तब मिलकर सब बात करते हैं इस बारे में। वैसे तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारी बात सही है सम्राट, ये माएँ बिना कभी कभी दिमाग की दही कर देती हैं। खैर, एक दूसरे को जानने के लिए फ़ोन पर बात करना ज़रूरी है। मुझे लगा तुम मुझे मनाली पहुंचकर फ़ोन करोगे, लेकिन तुमने फ़ोन ही नहीं किया। सॉरी, गलती हो गई। तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सम्राट ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने तानिया खड़ी थी। सम्राट ने फ़ोन होल्ड पर रख दिया। तुम बात कर रहे हो तो कर लो, मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको मुझसे कुछ काम था? मुझे माइग्रेन का दर्द हो रहा है। कोई पेन किलर है क्या तुम्हारे पास? आप अपने कमरे में चलकर आराम करिए, मैं अभी आपको ढूंढ कर देता हूँ। दवा ढूंढते ढूंढते वो मोनिका से बात करने लगा। फ़ोन होल्ड पर क्यों रखा था? दादी की नर्स आई थी बुलाने के लिए। दादी को कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा है, उन्होंने नीचे बुलाया है। बाद में फ़ोन करता हूँ तुम्हें। इससे पहले कि मोनिका कुछ और कहती, सम्राट ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटते ही उसने चैन की सांस ली और तानिया को दवाई देने चला गया। तानिया कमरे में नहीं थी, वॉशरूम से उल्टी करने की आवाज़ आ रही थी। उसने दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, आप ठीक है तानिया? तभी वो तौलिए से चेहरा पहुँचते हुए बाहर आ गई। चिंता की बात नहीं है, माइग्रेन में अक्सर मुझे उल्टी होती है। तुम दवा ले आए क्या? हाँ, यह लीजिए। शुक्रिया सम्राट, जो तुम मेरे लिए कर रहे हो उसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। बेकार की बातें मत कीजिए, आप आराम से सोइए, सुबह बात करते हैं। कल आपका ऑफिस का पहला दिन है। 9 बजे तैयार होकर मुझे लाइब्रेरी में मिलिएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं वक्त का पाबंद हूँ और बॉस बड़े सख्त किस्म का हूँ। सम्राट के बात करने के तरीके से तानिया थोड़ी घबरा सी गई थी। फिर सम्राट के होंठों पर मुस्कुराहट देखकर वो सामान्य हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, यस सर। सम्राट अपने कमरे में चला गया था मुस्कुराते हुए और तानिया सो गई थी। तानिया 9 बजे लाइब्रेरी में पहुंच गई थी और सम्राट की नींद ही 9 बजे खुली थी। तैयार होकर नीचे पहुंचा तो तानिया वहां नहीं थी। उसने सोचा कमरे में होगी, बाद में मिल लेगा। नाश्ता करके दादी के पास मिलने गया।
उनकी खैरियत पूछने, तो दादी ने पास ही बैठा लिया और लगा दी सवालों की झड़ी। तान्या की नौकरी का क्या हुआ? अभी स्कूल में मिलना तो मुश्किल है। मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी, इसलिए हाल फिलहाल के लिए उन्हें रख लिया है। 7,000 रुपये महीना में। इतने कम में मान गई? हाँ, यहाँ खाना और रहना भी तो मुफ्त है। दादी, उसका कोई नहीं है दुनिया में, ऐसे में मदद करने का फ़र्ज़ तो बनता है ना। वैसे सम्राट 7,000 भी ज़्यादा दे रहा है। इतने बड़े घर में आराम से रह रही है, न खाना बनाने की चिंता और ना ही साफ़ सफाई की। मैं सोच रही हूँ जब पैसे दे ही रहे हैं तो क्यों ना उससे अपने छोटे मोटे काम भी करवा लिया करूँ। दादी, वो आभा नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी है, मेरी टीचर रह चुकी हैं, मजबूर हैं इस वक्त, इसलिए यहाँ आई हैं। कुछ किताब वगैरह पढ़वानी हो भगवान की तो वो आपको पढ़कर सुना देंगी। बाकी कुछ फालतू के काम करवाने की ज़रूरत नहीं है उनसे। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जा, अब ज़्यादा ज्ञान मत बांट मुझे। सम्राट के दिमाग की दही कर देती थी दादी की बातें, लेकिन क्या करता, दादी थी उसकी, उनकी बातें सुनने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वैसे दिल की अच्छी थी, लेकिन ज़रा कंजूस किस्म की थी। किसी की बात सुने ना सुने अपने पोते सम्राट की ज़रूर सुनती थी। सम्राट को जब तान्या अपने कमरे में नहीं दिखी तो उसने लाइब्रेरी में जाकर देखा। वो कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। आपको पूरे घर में ढूंढ लिया और आप यहाँ बैठी किताब पढ़ रही हैं। समय क्या हुआ है सम्राट? 10:30 बज रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? भूल गए क्या? याद नहीं कल रात क्या कहा था तुमने? एकदम से सम्राट को ध्यान आया और उसने सिर पर हल्के से हाथ मारते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। आप कब से बैठी हैं यहाँ? 9 बजे से। अगर अभी तुम स्कूल में होते ना तो बहुत डांट खाते मुझसे। ऐसे काम करते हो क्या? वक्त का कोई ध्यान ही नहीं। सॉरी कहा ना मैम। अब आप शांत हो जाइए। वैसे अब मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ, आपका बॉस हूँ, और बॉस को देर से आना चलता है। सही कहा तुमने। वैसे भी ये समय का कैसा फेर है, जिसे मैंने कभी स्कूल में पढ़ाया था, आज उसी के यहाँ काम कर रही हूँ। लेकिन यह भी अपने आप में एक बढ़िया अनुभव साबित होगा, ऐसा मुझे यकीन है। वैसे भी कभी कभी छोटों से भी बड़े लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर काम शुरू करते हैं। कुछ ही घंटों में सम्राट ने उसे लैपटॉप पर सारा काम समझा दिया था और अपने होम स्टे से जुड़ी सारी जानकारी दे दी। जाने से पहले वो उन्हें अपने होम स्टे पर ब्लॉग लिखने का और ईमेल्स चेक करने का और उनका जवाब देने का काम दे गया था। तान्या को इतने लंबे समय के बाद काम करना अच्छा लग रहा था। माना काम उसके प्रोफेशन से बिल्कुल अलग था, लेकिन इस वक्त इस बात की संतुष्टि थी कि वो सम्राट के घर में सुरक्षित थी और उसके पास करने के लिए काम था, जीविका का साधन था। काम कैसा भी हो, सीखने में कोई बुराई नहीं है। जब से मनाली आई थी तब से हर दिन यही सोचती थी कि अगर सम्राट ने उसकी मदद ना की होती तो उसका क्या होता। भगवान खुद तो नहीं आ पाए मदद करने, लेकिन उन्होंने उसे भेज दिया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था उससे मुलाकात होगी। वो तो उसे पहचान भी नहीं पाई थी, लेकिन उसने उसे पहचान लिया था। 4:30 बजे जब सम्राट वापस आया तो तान्या लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी। तान्या, आज का काम हुआ कि नहीं? कोई समस्या तो नहीं आई ना? नहीं, सब हो गया है। 5 मिनट दो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कुछ देर बाद उसने उसे आज के काम की सारी अपडेट दे दी। सम्राट उनका काम देखकर खुश हो गया। उन्होंने ब्लॉग बहुत ही बढ़िया लिखा था और बाकी काम भी अच्छे से किया था। वाह, बड़ी जल्दी सीख गई आप तो सब कुछ। तान्या ने मजाक में कहा, जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो ना, उसके कभी हम टीचर थे। यह सुनकर सम्राट मुस्कुरा उठा। ऑफिस टाइम ख़त्म, आप चाय पीकर आराम कर लो, मैं यहीं पास में सैर करने जा रहा हूँ। सुबह से एक जगह पर बैठी बैठी थक गई हूँ। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं भी चलूँ? ठीक है, फिर जल्दी चलो। चाय बाद में आकर पी लेना, चाय के चक्कर में रहे तो अंधेरा हो जाएगा। सम्राट और तान्या जंगल की तरफ निकल गए घूमने के लिए। दोनों चुपचाप चल रहे थे, अपनी अपनी सोच में गुम। तभी सम्राट ने कहा, मुझे पहाड़ पसंद है। मुझे भी पता है, जब मैं बचपन में हिमाचल घूमने आती थी अपने परिवार के साथ तो यहाँ से वापस जाने के नाम पर रोती थी। तब मजाक में मेरे पापा कहते थे कि मेरी शादी किसी पहाड़ी लड़के से करनी पड़ेगी ताकि मैं हमेशा पहाड़ों में रह सकूं। यह बात सुनते ही सम्राट चलते चलते अचानक रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ, मेरी तरफ तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा था। वो हल्के से बुदबुदाया। पहाड़ी तो मैं भी हूँ। क्या सोच रहे थे? क्या पता सच में आपकी किस्मत में कोई पहाड़ी लिखा हो। शायद तभी आपकी तकदीर आपको कहीं और न ले जाकर यहाँ पहाड़ों में ले आई। मेरी शादी हो चुकी है सम्राट, और वो सिर्फ एक मजाक था।
क्या पता आपकी किस्मत में दूसरी शादी लिखी हो। नहीं, मुझे प्यार शादी जैसे शब्दों से भी डर लगता है। मैं बस अब अकेले रहना चाहती हूँ और ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। इससे पहले सम्राट कुछ और कहता, तान्या के कदम घर की ओर वापस मुड़ गए। घर वापस आने पर सम्राट सीधा अपने कमरे में चला गया और तान्या नीचे बैठकर चाय पीने लगी। सम्राट का ध्यान बार बार तान्या की कही हुई बात पर जा रहा था। मेरे पापा मजाक में कहते थे कि तेरी शादी किसी पहाड़ी से करनी पड़ेगी ताकि तू पहाड़ों में हमेशा के लिए बस सके। सम्राट अपने काम में व्यस्त था और तान्या अपने। दोनों की मुलाकात अक्सर सुबह होती थी या फिर शाम को काम की अपडेट देते हुए। तान्या के पास फ़ोन न होने के कारण कई बार सम्राट को बड़ी समस्या होती थी जब उसे काम से संबंधित उससे कोई बात करनी होती थी। उसने रविवार को तान्या से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, चलिए आपको यहाँ की मार्केट दिखा देता हूँ ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। अभी सम्राट देख रहा था कि उसके पास 3 जोड़ी कपड़े, 2 स्वेटर और एक शॉल के सिवा कुछ भी नहीं था। रोज़ वही कपड़े अदल बदल कर पहन रही थी। वो यही सोच रहा था, सर्दी बढ़ जाने पर इसका इन स्वेटरों से क्या होगा। गर्म कपड़े नहीं लिए तो बीमार पड़ जाएगी। जब भी वो तान्या की हालत देखता था तो मन ही मन रजत को बहुत कोसता था। एक गलत निर्णय इंसान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है। लेकिन उन्हें भी क्या पता था कि वो भविष्य में ऐसा निकलेगा। उसकी फ़ोटो देखकर जब खुद उसको वो मासूम लग रहा था। तान्या तो फिर लड़की है और लड़कियां अधिकतर दिमाग से ज़्यादा दिल से सोचती हैं। सभी नहीं, सिर्फ तान्या जैसी आजकल की लड़कियां भी कम नहीं है लड़कों को बेवकूफ़ बनाने में। सम्राट कार चला रहा था और तान्या खिड़की से बाहर रास्ते को देख रही थी। करने के लिए कोई बात नहीं थी, दोनों ही चुप थे। जब कोई साथ हो तो खामोशी ज़्यादा खलती है बजाय उसके जब आप अकेले हों। सम्राट ने गाने लगा दिए थे खामोशी की चुभन को कम करने के लिए। पहला रोमांटिक गाना बजा ही था कि तान्या ने म्यूज़िक सिस्टम बंद कर दिया। सॉरी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सच में दर्द हो रहा है या फिर वजह कुछ और है? अभी तक तो आप ठीक से बैठी हुई थी और अब अचानक से सिर में दर्द होने लगा। सिर दर्द सिर्फ एक बहाना है। अतीत में हुए बुरे अनुभव की वजह से आपका प्यार पर से विश्वास उठ चुका है, इसलिए अब आपको रोमांटिक गाने सुनना पसंद नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इसका मतलब आपको संगीत पसंद नहीं है? हाँ, हो सकता है। आपको याद है आपने टीचर्स डे के दिन गाना गाया था स्कूल में? ना तो वो वक्त ही रहा अब और ना ही मैं। परिस्थितियाँ आपको बदल देती हैं। अपनी कमज़ोरियों का दोष परिस्थितियों पर मढ़कर खुद को निर्दोष साबित करने में कोई बहादुरी नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मुझे कहने का हक तो नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने में आप रजत से ज़्यादा दोषी हैं। अगर पहली बार ही गलत के खिलाफ आवाज़ उठा ली होती तो आप आज इस परिस्थिति में नहीं होती। तान्या ने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप खिड़की से बाहर नज़ारे देखने में व्यस्त हैं। सम्राट ने गुस्से से खाली जगह देखकर गाड़ी रोक दी। तान्या, देखो मेरी तरफ। उसने जैसे ही सम्राट की तरफ देखा, सम्राट की आंखें भर आई उसके बहते हुए आंसुओं को देखकर। वो रोते हुए कहने लगी, हाँ मैं मानती हूँ मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार मैं ही हूँ। हाँ, मैं यह भी मानती हूँ कि मैं निहायत ही कमज़ोर निकली। मेरे अंदर आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो भी दर्द मैंने सहा है अब तक, उस सब के लिए मैं दोषी हूँ। मैंने मान लिया खुद को दोषी। अब तो खुश हो ना सम्राट तुम? तुम्हारी कार में म्यूज़िक सिस्टम को बंद करने का मुझे कोई हक नहीं था। इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। उसने गुस्से में म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया। गाना चल रहा था, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सम्राट म्यूज़िक सिस्टम ऑफ कर ही रहा था कि तान्या ने रोक दिया, ये कहकर कि यह उसका मनपसंद गाना है। बाजार पहुंचकर वो उसे मोबाइल की दुकान में ले गया। काफ़ी फ़ोन देखने के बाद उसे एक 15,000 का फ़ोन पसंद आया। उसने तान्या से पूछा, ये फ़ोन कैसा है? अच्छा है, पर तुम्हारे पास तो पहले से ही आईफोन है, तो फिर यह फ़ोन क्यों ले रहे हो? किसी और के लिए ले रहा हूँ, अपने लिए नहीं। फ़ोन लेने के बाद उसने तान्या से पूछा, आप अपने साथ अपना फ़ोन क्यों नहीं लाई दिल्ली से यहाँ आते वक्त? अगर फ़ोन लाती तो रजत मुझे आसानी से ट्रैक कर लेता। एटीएम कार्ड इसलिए नहीं लाई क्योंकि उसके साथ मेरा जॉइंट अकाउंट था और शादी से पहले वाला अकाउंट खाली पड़ा था। आधार कार्ड लाई है? दीजिए। किस लिए? मुझ पर भरोसा है। तान्या ने चुपचाप आधार कार्ड उसके हाथ में थमा दिया। आपने आधार कार्ड में नाम नहीं बदलवाया? नहीं, वोटिंग कार्ड में नाम बदलवा दिया था, इसलिए इसे बदलवाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे भी मेरे पास सब चीज़ें उसी के नाम से थी। आधार कार्ड में नाम बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही ध्यान गया इस तरफ। चलो ये तो अच्छा ही हुआ। वैसे सम्राट ने उसके लिए एक नया सिम खरीद लिया। तुमने यह फ़ोन मेरे लिए ख़रीदा है क्या? नहीं तो फिर मेरे नाम से यह सिम क्यों ख़रीदा है?
घर जाकर बताता हूँ, ये लीजिए अपना आधार कार्ड रख लीजिए। उसके बाद वो उसे कपड़ों की दुकान में ले गया। मुझे मदद चाहिए आपकी कुछ कपड़े खरीदने में। ये सूट देखिए कैसा लग रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहे हो क्या? हाँ, उसे सरप्राइज़ देना है। दिखने में कैसी है? मेरा मतलब रंग और साइज़ आपकी कार्बन कॉपी है। तानिया ने उसे हल्का गुलाबी और नीले रंग का सूट छांट कर दे दिया। आप जीन्स पहनते हैं क्या? अब तो नहीं, पर शादी से पहले पहनती थी। ठीक है, एक जीन्स और उसके साथ का मैचिंग टॉप लेकर फिटिंग ट्राई कर लीजिए। तानिया को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने सम्राट की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो उसने चुप रहने का इशारा कर दिया। जब तानिया जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहनकर बाहर आई तो सम्राट की नज़रें कुछ पल के लिए उस पर जैसे ठहर सी गई। ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, आपको इन कपड़ों में देखकर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था। यह कपड़े देखकर वो खुश हो जाएगी। बाद में सम्राट ने उसके लिए एक गर्म जैकेट भी ले ली। पास ही में बने फूड जॉइंट में उन्होंने मोमोज और मैगी खा ली। रास्ते में आते वक्त सम्राट ने तानिया से कहा, आपको कुछ भी चाहिए हो बाजार से तो आभा दीदी के पति को एक दिन पहले बता दीजिएगा, वो आपको गाड़ी से छोड़ भी देंगे और ले भी आएंगे। बाकी सारा सामान पास वाली मार्केट से मिलता है। ठीक है सम्राट, एक बात और, मैंने दादी को कहा है कि मैंने आपको पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर रखा है, 7,000 रुपये महीने में। वो थोड़ी कंजूस किस्म की हैं, इसलिए मैंने उन्हें कम बताया। अगर वो आपसे इस बारे में पूछे तो यही बताइएगा। ठीक है। तभी सम्राट का मोबाइल बजने लगा। मोनिका का फ़ोन था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, स्पीकर पर रखकर बात कर लो वरना वो परेशान हो जाएगी। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से सबके सामने बात करना पसंद नहीं करता। ओह ठीक है, फिर घर जाकर आराम से बात करना। वैसे भी आज रविवार है, तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के निजी समय में खलल डालने वाला कोई नहीं होगा। उससे बात करने के लिए मुझे रविवार की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि समय। इतनी ही ज़रूरी है तो अभी बात क्यों नहीं कर लेते? सम्राट ने रास्ते में अचानक से गाड़ी रोक दी और फ़ोन लेकर नीचे उतर गया। हेलो मोनिका, मैं धर्मशाला जा रहा हूँ किसी काम से, बाद में बात करता हूँ। वैसे कैसी हो? ठीक हूँ, जब भी तुम्हें फ़ोन करो तुम व्यस्त ही मिलते हो। हाँ हाँ, सही कहा। ये बात ध्यान में रखना जब भी भविष्य के बारे में सोचो। चलो बाद में बात करते। सम्राट वापस गाड़ी में आया तो तानिया आंखें बंद करके बैठी हुई थी, अपनी सोच में गुम। क्या सोच रही हैं? यही कि जब हम किसी से प्यार करते हैं सब कुछ कितना खूबसूरत लगता है। शादी से पहले हम आसमान में होते हैं और शादी के बाद मुंह के बल ज़मीन पर गिरे मिलते हैं। सबका अनुभव एक सा हो ये ज़रूरी नहीं है। मुझे यकीन है मैं शादी के बाद खुश रहूँगा। मुझे ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए, बस मैं, वो और हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे और ये खूबसूरत पहाड़, इतना ही चाहिए। तुम अच्छे इंसान हो सम्राट, मुझे यकीन है तुम और मोनिका हमेशा खुश रहोगे। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है मुझे और उसे दोनों को पहाड़ पसंद है। तानिया को घर छोड़कर सम्राट होम स्टे चला गया। रात का खाना सबने साथ ही खाया था। खाना खाने के बाद दादी ने तानिया को अपने कमरे में बुला लिया रामायण सुनाने के लिए। दादी भी दादी थी, अपनी आदतों से कहाँ बाज आने वाली थी। सम्राट ने तिरछी नज़रों से दादी को देखा और दादी ने इशारे से उसे अपने कमरे में प्रस्थान करने के लिए कह दिया। सम्राट ने सारा सामान लाइब्रेरी में रख दिया और तानिया के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद जब तानिया आई तो उसने उसे लाइब्रेरी में बुला लिया। लाइब्रेरी में इस वक्त क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठिए, आपसे बात करनी है। तानिया हैरानी से उसकी ओर देख रही थी। ऐसे मत देखिए, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। जब तक मैं आपको बोलने के लिए नहीं कहूँगा तब तक आप कुछ नहीं कहेंगी। पर क्यों? मुझे डराओ मत सम्राट, मुझ पर भरोसा है कि नहीं? सम्राट ने उसके हाथ में फ़ोन देते हुए कहा, यह आपका नया फ़ोन है, इसमें सिम मैंने डाल दिया, जल्दी सिम एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी सिम एक्टिव होगा तो पहला फ़ोन आप मुझे करेंगी। इससे पहले कि तानिया कुछ बोलती, सम्राट ने उसे इशारे से बोलने के लिए मना कर दिया। उसने कपड़ों का बैग तानिया के हाथ में दे दिया। ये सारे कपड़े आपके लिए। अगर आपको उस वक्त फ़ोन या कपड़े लेने के लिए कहता तो आप लेती नहीं, इसलिए गर्लफ्रेंड का नाम लेने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं आपके हालात समझता हूँ तानिया, फ़ोन आजकल की ज़िंदगी की सबसे पहली ज़रूरत है। शायद आपको फ़ोन की इतनी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही होगी जितनी मुझे हो रही थी। अगर आपसे बात करनी हो काम के बारे में तो कहाँ संपर्क करूँ? मुझे काम से बाहर भी जाना पड़ता है। ऐसे में आपको फ़ोन पर कुछ बताना हो तो कहाँ फ़ोन करके बताऊँगा? इसलिए मैंने आपके लिए फ़ोन ख़रीदा। रही कपड़ों की बात, सर्दियों में 2 स्वेटरों से कुछ नहीं होने वाला। मैं देख रहा था आप इतने दिनों से अदल बदल कर 3 ही सूट पहन रही थी। सर्दियों के लिए भी आपके पास कोई जैकेट नहीं थी, इसलिए गर्लफ्रेंड के नाम पर आपसे कपड़े खरीदने के लिए कहा।
गुस्सा मत होइए, ये कोई उपहार नहीं है मेरी तरफ से। फ़ोन के 2000 रुपये मैं हर महीने आपकी सैलरी से काट लूँगा। कपड़ों का बिल बैग में है, वो आप अपने हिसाब से मुझे दे दीजिएगा जब भी आपको ठीक लगे। झूठ बोलने के लिए सॉरी, अब आप अपनी बात कह सकते हैं। तानिया को समझ में नहीं आ रहा था वो सम्राट से क्या कहे। उसने जो कुछ भी उसके लिए अब तक किया था, शुक्रिया शब्द उसके आगे बहुत छोटा था। तुमने तो मुझे निशब्द कर दिया है सम्राट, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता जितना तुम मेरे लिए कर रहे हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। शुक्रिया कहकर जो तुमने मेरे लिए किया है उसकी अहमियत मैं कम नहीं करना चाहती। यह कहते कहते तानिया की आंखें भर आई थी। इतनी भावुक मत होइए, मैंने आपके लिए कुछ भी अलग से नहीं किया है। आप यहाँ काम करने के बदले में रह रही हैं। फ़ोन और कपड़ों के पैसे भी आप किश्तों में मुझे दे ही देंगी। सब कुछ तो आप कर रही हैं, मैं तो सिर्फ आपके लिए चीज़ें आसान कर रहा हूँ। ज़्यादा मत सोचिए इस बारे में। आप जाकर कमरे में आराम कीजिए, मैं कुछ देर यहीं बैठूंगा। तानिया उठकर जाने लगी थी, फिर अचानक से जाते जाते वो रुक गई। कुछ देर बैठकर बात कर सकती हूँ तुमसे? हाँ हाँ बैठिए ना। सुबह तुमने एक बात कही थी कि अगर मैंने शुरुआत में ही रजत को रोक दिया होता तो आज मैं इस परिस्थिति में नहीं होती। सम्राट, जिंदगी जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। मेरी शादी के शुरुआती महीने बहुत अच्छे थे और मैं खुश थी रजत का साथ पाकर। फिर कुछ समय बाद उसका असली रूप दिखने लगा। छोटी छोटी बातों पर चीखने चिल्लाने से हुई। मेरा लोगों से बात करना उसे चुभने लगा। जब उसने पहली बार मारा था उसी वक्त मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। फिर वो मुझसे रोते हुए माफ़ी मांगने लगा और जिस हाथ से थप्पड़ मारा था उसे गुस्से से दीवार पर मारने लगा। उसके हाथ से खून निकलता देख मैं पसीज गई। मुझे लगा एक मौका रजत को और देना चाहिए, बस वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। और फिर वो हाथ बार बार उठाने लगा। वो मुझे रोज़ नहीं मारता था, हर बार मारने के बाद वो मुझसे माफ़ी मांगता, दिन तक मुझसे बहुत अच्छे से पेश आता और फिर से वही सब शुरू हो जाता। शायद वो मुझे रोज़ मारता तो मेरे लिए घर छोड़ना ज़्यादा आसान होता। कहाँ जाती उससे भागकर। मेरे परिवार ने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए सदा के लिए बंद कर दिए थे। बैंक में पैसा नहीं था, कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं था। मैंने आत्महत्या की भी कोशिश की थी लेकिन उसने समय पर आकर मुझे बचा लिया। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो इतना आसान नहीं होता उस व्यक्ति को छोड़ना। हम इस उम्मीद के साथ रिश्ता निभाते हैं शायद वक्त के साथ सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। फिर दिन कब महीनों में बदल जाते हैं, उसके साथ रहते हुए पता ही नहीं चलता। इसी तरह मुझे भी 3 साल बीत गए उसके साथ रहते हुए। मुझे लगा था बच्चा होने पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रजत की वजह से मैंने वो भी खो दिया। उससे तलाक मांगा तो वो मुझे धमकी देने लगा कि वो मेरे पापा और भाई को झूठे पुलिस केस में फंसा देगा। फिर चुप रह गई। बीच में सब कुछ सही चलने लगा था, फिर एक पंडित की बात ने उसके दिमाग में शक का कीड़ा डाल दिया और उसने मुझे घर में बंद करके जाना शुरू कर दिया। एक दिन गलती से वो दरवाज़ा खुला छोड़कर ऑफिस चला गया और मैं दिल्ली से भागकर मनाली आ गई। पंडित ने ऐसा क्या कह दिया था जिसे सुनकर रजत का दिमाग ख़राब हो गया था? यही कि मेरे हाथ में दूसरे विवाह और जुड़वा बच्चों का योग है। यह बात सुनकर सम्राट का मन भी थोड़ा बेचैन सा हो गया था और वो टकटकी लगाए तानिया की तरफ देख रहा था। ऐसे मत देखो सम्राट, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। तू भी कंटिन्यूड।